वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए। डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे लेक्चर के आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से जा करके अपने लेक्चर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग करेंगे आगे, थियरी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल को फिर से सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 10 kg या फिर 100 न्यूटन भार की एक छड़ ए बी। ए बी क्यों बोला है? क्योंकि फिगर दिया हुआ है ए से बी तक एक भारहीन डोरी के द्वारा संतुलन में, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, संतुलन में है। डोरी में तनाव, दीवार पर प्रतिक्रिया का मान तथा ए पर इसकी दिशा ज्ञात करिए। मतलब क्या निकालना है? यहाँ निकालना है तनाव और दीवार की प्रतिक्रिया, रिएक्शन निकालना है। और जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो फिगर को हम लोग समझते हैं। ए से बी तक कोई छड़ है, ठीक है, जिसका वेट कितना है? 10 kg कह लें या फिर 100 न्यूटन, दोनों बराबर है तो 100 न्यूटन का बल लग रहा है। और इस सिरे से जो है एक डोरी बांधा गया है सी पर ले आकर के, ठीक है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। ठीक है, अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ दीवार की जो ऊंचाई दी गई है, मतलब कि जहाँ से उसको पिन किया गया है डोरी को, तो ए से सी तक जो कि कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लेके यूज करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/100। ठीक है, इसको काट कर लिख सकते हैं 1/2, 50 से कटेगा ये। ठीक है, तो साइन थीटा कितने का वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री आ रही है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 30 डिग्री। अब देखिए, अगर इस वेट को हम ऊपर की तरफ बढ़ा दें एकदम सीधे, हम पाएंगे क्या कि एकदम सेंटर में आके मिलेगा। ठीक है, एकदम सेंटर में आके मिलेगा। और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ओ। क्या नाम रखते हैं? ओ। जहाँ पे कट कर रहा है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे हम उसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये 30 का है तो यहाँ तो वर्टिकली है, तो यानी यहाँ 90 का होगा। ठीक है, जब ये 30 और 90 का हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इस ट्रायंगल से हम लोग ये जान सकते हैं कि इसको जब वर्टिकली ऊपर बढ़ाएंगे तो ये बीच में काम को मिलेगा ना, सेंटर पे। तो इसका जो रिएक्शन ए से जा रहा है दीवार का रिएक्शन, उसका रिएक्शन भी इसी पॉइंट से होके गुजरने वाला है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। क्योंकि पॉइंट ए से जा रहा है तो हम लिख सकते हैं RA। ठीक है, और डब्ल्यू यहाँ पर है। और तनाव क्या है? इसमें जो तनाव काम करेगा डोरी में, उस तनाव को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि तनाव इसमें इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, टी। अब देखिए, क्योंकि अब देखिए, हम जान चुके हैं कि अगर ये और ये आपस में बराबर है, जब ये और ये आपस में बराबर है तो ये भी क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर एंगल देखे यहाँ पे एंगल और इसकी लंबाई देखे 50, 100 और इसकी लंबाई भी निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सेंटर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये और ये इक्वल है मतलब एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यानी कि यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा। यही चीज यहाँ के लिए भी है। यानी यहाँ पे इस एंगल का बात करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल फाइंड आउट करने की बात आती है तो हम लोगों ने देखा एक पॉइंट पे
डब्लू नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और आर ए यहाँ इधर काम कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इधर टी काम कर रहा है हमारा। तो तीन बल तो काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच का एंगल देखा जाए तो 120 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो कितना का है, 120 डिग्री का है, ठीक है। और डब्लू और आर के बीच का एंगल देखा जाए तो यहाँ से मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 होगा, और यहाँ पे कितना है, 60 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। यही काम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से इसके बीच का एंगल नहीं पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लगा देंगे लॉमिस थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं टी के लिए, ठीक है। टी की जस्ट अपोजिट कौन सा बल लग रहा है, टी के अपोजिट है 180 माइनस 60, तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद लेते हैं आर ए, ठीक है, आर ए, ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या है, 120, तो साइन 120 डिग्री, इक्वल टू डब्ल्यू लेते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट क्या है, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं टी बाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू आर ए बाई साइन 120 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन, तो हम लोग 100 यहाँ पर लिख देते हैं, और साइन 60 डिग्री, ठीक है। एक बार टी के साथ लेकर सॉल्व करेंगे इसको, और एक बार आर के साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस दे करके, ठीक है। देखिए, तो टी इज इक्वल टू जो हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 साइन 120 बाई साइन 60, ठीक है, और इसका वैल्यू आएगा 100 न्यूटन। कितना आएगा टी की वैल्यू, 100 न्यूटन, ठीक है। इसी प्रकार से आर को निकालेंगे तो आर इक्वल टू साइन 120 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, हो जाएगा साइन 100 साइन 120 बाई साइन 60। इसको भी फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 100 न्यूटन, कितना आएगा, 100 न्यूटन, यानी दोनों का ही वैल्यू जो है 100 न्यूटन आ रहा है, यानी कि आर ए इक्वल टू टी इज इक्वल टू 100 न्यूटन इज इक्वल टू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं कि तीनों का वैल्यू क्या है यहाँ पे बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये बीच में ही क्यों कट करेगा, ठीक है। अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़े हैं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आती है तो एक आध क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको तरीका मालूम हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है थियरी, थियरी को समझते हैं। देखिए, अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है बलों का वियोजन, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है कि ब्रेक करना, तोड़ देना, ठीक है। जैसे कि क्या है, अभी तक हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक पॉइंट पे दो बल काम कर रहे हैं, एक बल P है और दूसरा बल Q है, ठीक है। और इन दोनों का जो परिणामी आता था, रिजल्टेंट आता था, वो क्या आता था, R आता था, ठीक है। अब इसी का अपोजिट हम लोग करेंगे। मान लीजिए कोई बल है जो कि R है, अब इसका वर्टिकल में, ठीक है, या फिर हॉरिजेंटल में क्या प्रभाव होगा बलों का, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये बल P क्या होगा और Q क्या होगा। जैसे कि पहले हम लोग जानते थे कि P और Q का वैल्यू देता था, हम लोग फाइंड आउट क्या करते थे, R फाइंड आउट करते थे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करके निकालते थे कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे पहले क्या दे देगा, R आपको दे दिया जाएगा और P और Q निकालना होगा। यहाँ पे दो केस होते हैं, जब 90 डिग्री पर निकालने होते हैं, जब दोनों बल एक दूसरे से 90
डिग्री के कोण पे हो, और दूसरा केस ये होता है कि जब दोनों अलग अलग कोण पे हो। ठीक है, रिजल्टेंट यहाँ पे आर हो और यहाँ पे ये अल्फा बन रहा हो, यहाँ पे बीटा का एंगल बना रहा हो, अलग अलग एंगल पे हो, मतलब कि 90 डिग्री पे हो ना हो। ठीक है, इन दोनों जो है दोनों बल आपस में 90 डिग्री ना बना रहे हो, तब के केस में भी हम देखेंगे किस प्रकार से हमसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए, समझने वाली बात हम लोग समझ ली। अब हम लोग क्या करते हैं, थियरी को पढ़ते हैं। जो भी चीज छूट रहा होगा वो चीज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, यहाँ बताया गया है बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम में हमने दो बल P और Q ज्ञात करने पर परिणामी R ज्ञात किया था। मतलब क्या था, P और Q अगर हमको पहले से पता था तो हम लोग क्या किए थे, R ज्ञात किए थे, R रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया था। अब हम विलोम समस्या पर विचार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अर्थात एक बल दिया होने पर हम उसे ऐसे दो बलों में तोड़ेंगे जिनका सम्मिलित प्रभाव वही हो जो उस दिए हुए बल का है। मतलब कि एक सिंगल बल दिया जाएगा, आपको आर दे दिया जाएगा, इसका दो बल आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, ऐसा बल ज्ञात करना होगा जिसका सम्मिलित प्रभाव वही हो। मतलब क्या, P प्लस क्यू करें तो आर ही आना चाहिए। ठीक है, ये बात कर रहा है। ठीक है, समझने वाली बात हो गई। अब देखिए अब क्या बता रहा है मोटी हेडिंग में। अभी है क्या चीज, बलों का विवरण किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। ये तोड़े गए भाग ही बल के संगठक, ठीक है, रिजॉल्व पार्ट कहलाते हैं। ये तोड़े गए भाग ही क्या कहलाते हैं, रिजॉल्व पार्ट कहलाते हैं, फोर्स के रिजॉल्व पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रिजॉल्व पार्ट पूछा जाए क्या है, तो P और Q यहाँ पे क्या हो गए, R के रिजॉल्व पार्ट हो गए। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार दिए हुए एक बल के दो घटक बल ज्ञात करने की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। इस प्रकार दिए हुए एक बल के दो घटक बल ज्ञात करने की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन को, ठीक है, इसके डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका डिफिनेशन। ठीक है, आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि बलों का वियोजन क्या होता है, तो आपको बताना है ये तोड़े गए भाग ही बल के संगठक कहलाते हैं, या फिर इस प्रकार दिए हुए एक बल के दो घटक बल ज्ञात करने की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। ठीक है, अब सिंपली अगर इस तरह लाइन नहीं याद कर पा रहे हैं तो उनको समझा सकते हैं। अगर हमें कोई एक बल दिया जाए और उसे इस प्रकार से दो बलों में विभाजित करें कि उनका सम्मिलित प्रभाव वही हो जो कि पहले वाला बल है, तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं, बलों का वियोजन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बलों का वियोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ बताया गया है बलों का वियोजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है बलों का समकोणीय वियोजन। ठीक है, जब समकोणीय मतलब बलों को इस प्रकार से वियोजित किया जाए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में वो वियोजित हो, और जो दो बल लग रहे हैं P और Q, उनके बल का जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, इस तरह से वियोजित किया जाए। दूसरा है बल का किन्हीं दो दिशाओं में वियोजन। मतलब बल का किन्हीं भी दो दिशाओं में वियोजन किया जाए तो उसे इस प्रकार से किया जाए। मतलब कोई बल है, ठीक है, तो एक इधर की तरफ काम कर रहा है और एक इधर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, आपस में ये 90 डिग्री का ना बना करके 60 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल मान लेते हैं, इधर अल्फा बन रहा है और इधर बीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे हो सकता है दूसरे वाले केस में। समझिए, अब पढ़ लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। पहला जो है बल का समकोणीय वियोजन, इसमें क्या बताया गया है, जब किसी बल का वियोजन परस्पर लंबवत हो, जब किसी बल का वियोजन परस्पर लंबवत हो, लंबवत दो दिशाओं में किया जाता हो, तो ये घटक उस बल की वियोजित भाग कहलाते हैं। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए, जब लंबवत किए जाते हैं तभी वो क्या कहलाएंगे, वियोजित भाग कहलाएंगे, रिजॉल्व पार्ट कहलाएंगे। जब वे दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे या इन बिटवीन जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी वो
रिजॉल्व पार्ट यानी कि वियोजित भाग कहलाएंगे। ठीक है। सेकंड देखिए, बल का किन्हीं दो दिशाओं में वियोजन। ठीक है। इसमें बताया गया है जब दिए हुए बल का वियोजन किन्हीं भी दो दी हुई दिशाओं में किया जाता है तो इस दशा में घटक बल का उस घटक बल के घटक या घटक यानी कि कंपोनेंट कहलाते हैं। दो पॉइंट हमने नोट किया, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब 90 डिग्री पे जब लंबवत का केस आएगा, ठीक है, तब हम लोग उसे कहेंगे रिजॉल्व पार्ट। क्या कहेंगे? रिजॉल्व पार्ट कहेंगे। ठीक है। जब इस तरीके से डिवाइड करेंगे किन्हीं भी दो दिशाओं में, तो उसको हम लोग, वो जो बल आएगा पी और क्यू, उसको हम लोग कहेंगे कंपोनेंट। क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। जब 90 डिग्री पर दोनों बल होंगे आपस में, तो उसके जो भाग होंगे बलों के, उसको हम लोग बोलेंगे, जो पी और क्यू हैं वो आर के पार्ट हैं। ठीक है, वियोजित भाग कहेंगे। ठीक है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजित भाग कहेंगे, वियोजित भाग, या फिर रिजॉल्व पार्ट। क्या कहेंगे? रिजॉल्व पार्ट। ठीक है। अगर 90 डिग्री पे नहीं होंगे, अदर डिग्री पे होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट या फिर घटक। क्या बोलेंगे? घटक। ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिए। ये चीजें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और वाइवा में पूछा जाता है, और एग्जाम में तो आपको ये याद होना चाहिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे रिजॉल्व, यहाँ पे रिजॉल्व पार्ट को। ठीक है, 90 डिग्री पे होगा तो रिजॉल्व पार्ट को ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे हेडिंग है किन्हीं बल को दो लंबवत दिशाओं में विभाजित करना। मतलब कि कोई भी आपको एक बल दिया गया है, जिस तरीके से समझने के लिए समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसे हम रस्सी से यहाँ बांध के इसको खींच रहे हैं। ठीक है, इधर हम कोई बल लगा रहे हैं, मान लीजिए आर बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि इसके हॉरिजेंटल में इसका इफेक्ट क्या है और वर्टिकल में इसका फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो ये हम किस तरीके से समझेंगे, यही चीज हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से मान लीजिए इधर पी बल लग रहा है और इधर क्यू बल लग रहा है, हम इस वाले फोर्स का कितना प्रभाव हॉरिजेंटल में पड़ रहा है और कितना प्रभाव वर्टिकल में पड़ रहा है, ये हम लोग को जानना है। यही चीज हम लोग निकालना यहाँ पर सीखेंगे। मान लीजिए कि आप R इक्वल टू 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस बॉक्स को आगे की तरफ खींचने में, तो आपको ये जानना है कि 100 न्यूटन का कितना भाग जो है हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल में लग रहा है और कितना भाग जो है वर्टिकल में काम कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पे ओ बिंदु पर जो है एक बल माना गया O से A तक, जो कि क्या है? P है, और O से B तक दूसरा बल माना गया है, जो कि Q है। ठीक है, और जो पहले से बल दिया गया है वो क्या है? R है। ठीक है, R पहले दिया गया है, और दोनों को आपस में 90 डिग्री पर इस तरीके से रख के से रिजॉल्व किया गया है। ठीक है, तो अब इसके क्या किया गया है? इसको समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये बल और ये बल आपस में बराबर है, आमने सामने भुजा बराबर है, और यहाँ पर भी आमने सामने की भुजा बराबर, जैसा कि समांतर चतुर्भुज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और यहाँ का एंगल लिया गया है थीटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसे हम लोग अपने से सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बुक का हम लोग बाद में देख करके उसे समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग इसको थीटा की वैल्यू निकालें, तो अगर हम लोग पी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालना है? पी की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर थीटा की हम कॉस थीटा लेके चलें, कॉस थीटा लेके चलें, तो क्या होगा? ओ ए बाई ओ सी। क्या होगा? ओ ए बाई ओ सी। ठीक है, कॉस के केस में। तो ओ ए क्या है? पी है। ठीक है, और ओ सी क्या है? आर है। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पी बाई आर।
अब आर को इधर ले आ लेंगे और आर को इधर लाएंगे और क्यू इधर ले। एक मिनट, नहीं, पी का वैल्यू हमको निकालना है, पी का वैल्यू निकालना, ध्यान रहे। तो हम आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, समझिए पी का वैल्यू जो अब कितना आएगा, पी जहाँ बल लग रहा है पी, उसकी वैल्यू आएगी पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज को भी पकड़ के रखिए, अभी हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से साइन रख के निकालते हैं। देखिए साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई ओ सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी बाई ओ सी। ये चीज आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके, क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ए सी क्या है, ए सी हमारा क्यू है। ठीक है, और ओ सी हमारा आर है। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इस तरह से, आर साइन थीटा इक्वल टू क्यू, या फिर क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर साइन थीटा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन थीटा आ गया। अब पी इज इक्वल टू क्या आया था, पी इज इक्वल टू आया था आर कॉस थीटा, इसके पीछे जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, ये आया था। अब ध्यान दीजिए, अगर P की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, तो P को निकालने के लिए P इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, करके हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो Q इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तब यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब, अगर R की वैल्यू हमको पता है, ठीक है, कि वो 100 न्यूटन है, और थीटा हमको पता है कि 30 डिग्री है, तो हमको पी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल टू 100 कॉस 30 डिग्री रख के निकालेंगे हम लोग पी की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से क्यू की वैल्यू भी निकालेंगे 100 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें मालूम चल जाएगा पी का बल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में कितना बल लग रहा है और वर्टिकल में कितना बल लग रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए ध्यान से, जब हमें हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज बल का पता करना होगा और वो पी है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए लिख सकते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, अगर पी क्यू से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे लिख लीजिए एच, मतलब कि हॉरिजॉन्टल के लिए आर कॉस थीटा, और वर्टिकल के लिए वी से आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला एक, जिससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व पार्ट को। ठीक है, कितना फोर्स होगा, यही चीज यहाँ भी किया गया है। देखिए जो आपके बुक में है वहाँ पर दिखाया गया है, समांतर या इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ से इसको निकाला गया है। ठीक है, एट लास्ट वही आया, पी इक्वल टू आर कॉस थीटा और आर इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे क्षैतिज के लिए हॉरिजॉन्टल वियोजित भाग के लिए एच इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और वर्टिकल के लिए आप v इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो अगर आपको एक बल दिया जाएगा कि एक बल आपको दिया जा रहा है जो 10 न्यूटन है, ठीक है, तो इसके वियोजित भाग निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू भी दे दिया जाए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो आराम से हॉरिजॉन्टल निकालना है तो 10 कॉस 45 रखेंगे, और वर्टिकल निकालना है तो 10 साइन 45 रख के अब इसका सोल्यूशन इजली कर देंगे। ठीक है, कब कर देंगे, जब एक दूसरे से बल जो है 90 डिग्री पे हो। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब वो 90 डिग्री पे ना हो, किसी और एंगल पे हो, तो हम लोग उसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम लोग करेंगे
क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे लेक्चर के आपको लिंक मिल जाएंगे, जहां से जा करके अपने लेक्चर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग करेंगे आगे, थियरी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल को फिर से सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 10 kg या फिर 100 न्यूटन भार की एक छड़ ए बी, ए बी क्यों बोला है? क्योंकि फिगर दिया हुआ है ए से बी तक, एक भारहीन डोरी के द्वारा संतुलन में, जैसा चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, संतुलन में है। डोरी में तनाव, दीवार पर प्रतिक्रिया का मान तथा ए पर इसकी दिशा ज्ञात करिए। मतलब क्या निकालना है? यहाँ निकालना है तनाव और दीवार की प्रतिक्रिया, रिएक्शन निकालना है, और जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो फिगर को हम लोग समझते हैं। ए से बी तक कोई छड़ है, ठीक है, जिसका वेट कितना है? 10 kg कह लें या फिर 100 न्यूटन, दोनों बराबर है, तो 100 न्यूटन का बल लग रहा है। और इस सिरे से जो है एक डोरी बांधा गया है सी पर ले आकर के, ठीक है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, ठीक है। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ दीवार की जो ऊंचाई दी गई है, मतलब कि जहाँ से उसको पिन किया गया है डोरी को, तो ए से सी तक जो कि कितना है? 50 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लेके यूज करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50/100, ठीक है। इसको काट कर लिख सकते हैं 1/2, 50 से कटेगा ये, ठीक है। तो साइन थीटा कितने का वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 30 डिग्री। अब देखिए, अगर इस वेट को हम ऊपर की तरफ बढ़ा दें एकदम सीधे, तो हम पाएंगे क्या कि एकदम सेंटर में आके मिलेगा, ठीक है, एकदम सेंटर में आके मिलेगा। और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ओ। क्या नाम रखते हैं? ओ। जहां पे कट कर रहा है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे हम उसका नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 30 का है तो यहाँ तो वर्टिकली है, तो यानी यहाँ 90 का होगा, ठीक है। जब ये 30 और 90 का हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इस ट्रायंगल से हम लोग ये जान सकते हैं कि इसको जब वर्टिकली ऊपर बढ़ाएंगे तो ये बीच में काम को मिलेगा एकदम सेंटर पे। तो इसका जो रिएक्शन है, ए से जा रहा है दीवार का रिएक्शन, उसका रिएक्शन भी इसी पॉइंट से होके गुजरने वाला है, ठीक है। इसका रिएक्शन भी इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा, क्योंकि पॉइंट ए से जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं RA, ठीक है। और W यहाँ पर है। और तनाव क्या है? इसमें जो तनाव काम करेगा डोरी में, उस तनाव को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि तनाव इसमें इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, T। अब देखिए, क्योंकि अब देखिए, हम जान चुके हैं कि अगर ये और ये आपस में बराबर है, जब ये और ये आपस में बराबर है तो ये भी क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर एंगल देखिए, टी यहाँ पे एंगल, और इसकी लंबाई देखिए 50, 100, और इसकी लंबाई निकलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सेंटर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये और ये इक्वल है, मतलब एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, तो यानी कि यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ के लिए भी है, यानी यहाँ 90, यहाँ पे इस एंगल का बात करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल फाइंड आउट करने की बात आती है, तो हम लोगों ने देखा एक पॉइंट पे डब्लू नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और आर ए यहाँ इधर काम कर रही है इस डायरेक्शन में,
ठीक है, और इधर टी काम कर रहा है हमारा। तो तीन बल तो काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनके बीच का एंगल देखा जाए तो 120 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो कितना का है, 120 डिग्री का है, ठीक है। और W और R के बीच का एंगल देखा जाए तो यहाँ से मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 होगा। और यहाँ पे कितना है, 60 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। यही काम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से इसके बीच का एंगल नहीं पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लगा देंगे लॉमिस थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं टी के लिए, ठीक है। टी की जस्ट अपोजिट कौन सा बल लग रहा है, टी के अपोजिट है 180 माइनस 60। तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद लेते हैं आर ए, ठीक है, आर ए, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या है, 120, तो साइन 120 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू लेते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट क्या है, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं टी बाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू आर ए बाई साइन 120 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। तो हम लोग 100 यहाँ पे लिख देते हैं, और साइन 60 डिग्री, ठीक है। एक बार टी के साथ लेकर सॉल्व करेंगे इसको, और एक बार आर के साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस दे करके, ठीक है। देखिए, तो टी इज इक्वल टू जो हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 साइन 120 बाई साइन 60, ठीक है। और इसका वैल्यू आएगा 100 न्यूटन। कितना आएगा टी की वैल्यू, 100 न्यूटन, ठीक है। इसी प्रकार से आर को निकालेंगे तो आर इक्वल टू साइन 120 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, हो जाएगा साइन 100 साइन 120 बाई साइन 60। इसको भी फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 100 न्यूटन। कितना आएगा, 100 न्यूटन। यानी दोनों का ही वैल्यू जो है 100 न्यूटन आ रहा है। यानी कि आर ए इक्वल टू टी इज इक्वल टू 100 न्यूटन इज इक्वल टू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं कि तीनों का वैल्यू क्या है यहाँ पे बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये बीच में ही क्यों कट करेगा, ठीक है। अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़े हैं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आती है तो निकाल क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको तरीका मालूम हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है थियोरी, थियोरी को समझते हैं। देखिए, अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है बलों का वियोजन, ठीक है। वियोजन का मतलब होता है कि ब्रेक करना, तोड़ देना, ठीक है। जैसे कि क्या है, अभी तक हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक पॉइंट पे दो बल काम कर रहे हैं, एक बल P है और दूसरा बल Q है, ठीक है। और इन दोनों का जो परिणामी आता था, रिजल्टेंट आता था, वो क्या आता था, R आता था, ठीक है। अब इसी का अपोजिट हम लोग करेंगे। मान लीजिए कोई बल है जो कि R है, अब इसका वर्टिकल में, ठीक है, या फिर हॉरिजेंटल में क्या प्रभाव होगा बलों का, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये बल P क्या होगा और Q क्या होगा। जैसे कि पहले हम लोग जानते थे कि P और Q का वैल्यू देता था, हम लोग फाइंड आउट क्या करते थे, R फाइंड आउट करते थे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करके निकालते थे कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे पहले क्या दे देगा, R आपको दे दिया जाएगा और P और Q निकालना होगा। यहाँ पे दो केस होते हैं, जब 90 डिग्री पर निकालने होते हैं, जब दोनों बल एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे हो, और दूसरा केस ये होता है कि जब दोनों अलग अलग कोण पे हो, ठीक है। रिजल्टेंट यहाँ पे R हो
और यहाँ पे ये अल्फा बन रहा हो, यहाँ पे बीटा का एंगल बना रहा हो, अलग अलग एंगल पे हो, मतलब कि 90 डिग्री पे हो ना हो। ठीक है, इन दोनों जो है दोनों बल आपस में 90 डिग्री ना बना रहे हो, तब के केस में भी हम देखेंगे किस प्रकार से हमसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए, समझने वाली बात हम लोग समझ ली। अब हम लोग क्या करते हैं, थियोरी को पढ़ते हैं। जो भी चीज छूट रहा होगा वो चीज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, यहाँ बताया गया है बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम में हमने दो बल P और Q ज्ञात करने पर परिणामी R ज्ञात किया था। मतलब क्या था, P और Q अगर हमको पहले से पता था तो हम लोग क्या किए थे, R ज्ञात किए थे, R रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया था। अब हम विलोम समस्या पर विचार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अर्थात एक बल दिया होने पर हम उसे ऐसे दो बलों में तोड़ेंगे जिनका सम्मिलित प्रभाव वही हो जो उस दिए हुए बल का है। मतलब कि एक सिंगल बल दिया जाएगा, आपको आर दे दिया जाएगा, इसका दो बल आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, ऐसा बल ज्ञात करना होगा जिसका सम्मिलित प्रभाव वही हो। मतलब क्या, P प्लस क्यू करें तो आर ही आना चाहिए। ठीक है, ये बात कर रहा है। ठीक है, समझने वाली बात हो गई। अब देखिए अब क्या बता रहा है मोटी हेडिंग में। अभी है क्या चीज, बलों का विवरण किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। ये तोड़े गए भाग ही बल के संगठक, ठीक है, रिजॉल्व पार्ट कहलाते हैं। ये तोड़े गए भाग ही क्या कहलाते हैं, रिजॉल्व पार्ट कहलाते हैं, फोर्स के रिजॉल्व पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रिजॉल्व पार्ट पूछा जाए क्या है, तो P और Q यहाँ पे क्या हो गए, R के रिजॉल्व पार्ट हो गए। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार दिए हुए एक बल के दो घटक बल ज्ञात करने की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। इस प्रकार दिए हुए एक बल के दो घटक बल ज्ञात करने की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन को, ठीक है, इसके डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका डिफिनेशन। ठीक है, आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि बलों का वियोजन क्या होता है, तो आपको बताना है ये तोड़े गए भाग ही बल के संगठक कहलाते हैं, या फिर इस प्रकार दिए हुए एक बल के दो घटक बल ज्ञात करने की प्रक्रिया को वियोजन कहते हैं। ठीक है, अब सिंपली अगर इस तरह लाइन नहीं याद कर पा रहे हैं तो उनको समझा सकते हैं। अगर हमें कोई एक बल दिया जाए और उसे इस प्रकार से दो बलों में विभाजित करें कि उनका सम्मिलित प्रभाव वही हो जो कि पहले वाला बल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बलों का वियोजन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बलों का वियोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ बताया गया है बलों का वियोजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है बलों का समकोणीय वियोजन। ठीक है, जब समकोणीय मतलब बलों को इस प्रकार से वियोजित किया जाए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में वो वियोजित हों, और जो दो बल लग रहे हैं P और Q, उनके बल का जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, इस तरह से वियोजित किया जाए। दूसरा है बल का किन्हीं दो दिशाओं में वियोजन। मतलब बल का किन्हीं भी दो दिशाओं में वियोजन किया जाए तो उसे इस प्रकार से किया जाए। मतलब कोई बल है, ठीक है, तो एक इधर की तरफ काम कर रहा है और एक इधर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, आपस में ये 90 डिग्री का नाव बना करके 60 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल मान लेते हैं इधर अल्फा बन रहा है और इधर बीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे हो सकता है दूसरे वाले केस में। समझ गए, अब पढ़ लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। पहला जो है बल का समकोणीय वियोजन, इसमें क्या बताया गया है, जब किसी बल का वियोजन परस्पर लंबवत हो, जब किसी बल का वियोजन परस्पर लंबवत हो, लंबवत दो दिशाओं में किया जाता हो, तो ये घटक उस बल की वियोजित भाग कहलाते हैं। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए, जब लंबवत किए जाते हैं तभी वो क्या कहलाएंगे, वियोजित भाग कहलाएंगे, रिजॉल्व पार्ट कहलाएंगे। जब वे दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे या इन बिटवीन जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी वो रिजॉल्व पार्ट यानी कि वियोजित भाग कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, बल का किन्हीं दो दिशाओं में वियोजन। ठीक है,
इसमें बताया गया है जब दिए हुए बल का वियोजन किन्हीं भी दो दी हुई दिशाओं में किया जाता है तो इस दशा में घटक बल का उस घटक बल के घटक या घटक यानी कि कंपोनेंट कहलाते हैं। 2 पॉइंट हमने नोट किया, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब 90 डिग्री पे जब लंबवत का केस आएगा, ठीक है, तब हम लोग उसे कहेंगे रिजॉल्व पार्ट। क्या कहेंगे? रिजॉल्व पार्ट कहेंगे। ठीक है। जब इस तरीके से डिवाइड करेंगे किन्हीं भी दो दिशाओं में, तो उसको हम लोग, वो जो बल आएगा पी और क्यू, उसको हम लोग कहेंगे कंपोनेंट। क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। जब 90 डिग्री पर दोनों बल होंगे आपस में, तो उसके जो भाग होंगे बलों के, उसको हम लोग बोलेंगे, जो पी और क्यू हैं वो आर के पार्ट हैं। ठीक है, वियोजित भाग कहेंगे। ठीक है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजित भाग कहेंगे, वियोजित भाग, या फिर रिजॉल्व पार्ट। क्या कहेंगे? रिजॉल्व पार्ट। ठीक है। अगर 90 डिग्री पे नहीं होंगे, अदर डिग्री पे होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट या फिर घटक। क्या बोलेंगे? घटक। ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिए। ये चीजें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और वाइबा में पूछा जाता है, और एग्जाम में तो आपको ये याद होना चाहिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे रिजॉल्व, यहाँ पे रिजॉल्व पार्ट को। ठीक है, 90 डिग्री पे होगा तो रिजॉल्व पार्ट को ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे हेडिंग है किन्हीं बल को दो लंबवत दिशाओं में विभाजित करना। मतलब कि कोई भी आपको एक बल दिया गया है, जिस तरीके से समझने के लिए समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसे हम रस्सी से यहाँ बांध के इसको खींच रहे हैं। ठीक है, इधर हम कोई बल लगा रहे हैं, मान लीजिए आर बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये समझना है इसके हॉरिजेंटल में इसका इफेक्ट क्या है, और वर्टिकल में इसका फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो ये हम किस तरीके से समझेंगे, यही चीज हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से मान लीजिए इधर पी बल लग रहा है और इधर क्यू बल लग रहा है, हम इस वाले फोर्स का कितना प्रभाव हॉरिजेंटल में पड़ रहा है और कितना प्रभाव वर्टिकल में पड़ रहा है, ये हम लोग को जानना है। यही चीज हम लोग निकालना यहाँ पर सीखेंगे। मान लीजिए कि आप आर इक्वल टू 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस बॉक्स को आगे की तरफ खींचने में, तो आपको ये जानना है कि 100 न्यूटन का कितना भाग जो है हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल में लग रहा है, और कितना भाग जो है वर्टिकल में काम कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पे ओ बिंदु पर जो है एक बल माना गया ओ से ए तक, जो कि क्या है? पी है। और ओ से बी तक दूसरा बल माना गया है, जो कि क्यू है। ठीक है। और जो पहले से बल दिया गया है वो क्या है? आर है। ठीक है, आर पहले दिया गया है, और दोनों को आपस में 90 डिग्री पर इस तरीके से रख के से रिजॉल्व किया गया है। ठीक है। तो अब इसके क्या किया गया है, इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये बल और ये बल आपस में बराबर है, आमने सामने भुजा बराबर है, और यहाँ पर भी आमने सामने की भुजा बराबर, जैसा कि समांतर चतुर्भुज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और यहाँ का एंगल लिया गया है थीटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसे हम लोग अपने से सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बुक का हम लोग बाद में देख करके उसे समझ लेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इसको थीटा की वैल्यू निकालें, तो अगर हम लोग पी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? पी की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर थीटा की हम कॉस थीटा लेके चलें, कॉस थीटा लेके चलें, तो क्या होगा? ओ ए बाई ओ सी। क्या होगा? ओ ए बाई ओ सी। ठीक है, कॉस के केस में। तो ओ ए क्या है? पी है। ठीक है, और ओ सी क्या है? आर है। ठीक है, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पी बाई आर। अब आर को इधर ले आ लेंगे, और आर को इधर लाएंगे, और क्यू इधर ले, एक मिनट, नहीं,
पी का वैल्यू हमको निकालना है, पी का वैल्यू निकालना, ध्यान रहे, तो हम आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, समझिए पी का वैल्यू जो कितना आएगा, पी जहाँ बल लग रहा है पी, उसकी वैल्यू आएगी पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज को पकड़ के रखिए, अभी हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से साइन रख के निकालते हैं। देखिए साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई ओ सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी बाई ओ सी। ये चीज आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके, क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ए सी क्या है, ए सी हमारा क्यू है, ठीक है, और ओ सी हमारा आर है। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं सबसे आर साइन थीटा इक्वल टू क्यू, या फिर क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर साइन थीटा। क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन थीटा आ गया। अब पी इज इक्वल टू क्या आया था, पी इज इक्वल टू आया था आर कॉस थीटा, इसके पीछे जो हम लोग सॉल्व किया था। ठीक है, ये आया था। अब ध्यान दीजिए, अगर P की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, तो P को निकालने के लिए P इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, करके हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो Q इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तब यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब, अगर R की वैल्यू हमको पता है, ठीक है, कि वो 100 न्यूटन है, और थीटा हमको पता है कि 30 डिग्री है, तो हमको पी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल टू 100 कॉस 30 डिग्री रख के निकालेंगे हम लोग पी की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से क्यू की वैल्यू भी निकालेंगे 100 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें मालूम चल जाएगा पी का बल मतलब कि हॉरिजॉन्टल में कितना बल लग रहा है और वर्टिकल में कितना बल लग रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए ध्यान से, जब हमें हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज बल का पता करना होगा और वो P है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं R cos थीटा हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए लिख सकते हैं R sin थीटा। ठीक है, अगर पी क्यू से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे लिख लीजिए H मतलब कि हॉरिजॉन्टल के लिए R cos थीटा, और वर्टिकल के लिए V से R sin थीटा। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला एक, जिससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व पार्ट को। ठीक है, कितना फोर्स होगा, यही चीज यहाँ भी किया गया है। देखिए जो आपके बुक में है वहाँ पर दिखाया गया है, समांतर या इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ से इसको निकाला गया है। ठीक है, एट लास्ट वही आया P इक्वल टू आर कॉस थीटा और R इक्वल टू P साइन थीटा। ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे क्षैतिज के लिए हॉरिजॉन्टल विरोधी भाग के लिए H इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और वर्टिकल के लिए आप V इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो अगर आपको एक बल दिया जाएगा कि एक बल आपको दिया जा रहा है तो 10 न्यूटन है, ठीक है, तो इसके विपरीत भाग निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू भी दे दिया जाए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो आराम से हॉरिजॉन्टल निकालना है तो 10 cos 45 रखेंगे, और वर्टिकल निकालना है तो 10 sin 45 रख के अब इसका सोल्यूशन इजीली कर देंगे। ठीक है, कब कर देंगे, जब एक दूसरे से बल जो है 90 डिग्री पे हो। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब वो 90 डिग्री पे ना हो, किसी और एंगल पे हो, तो हम लोग उसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।